Hello guys, I welcome you all on Disha platform, and today we will discuss a topic related to geography. And geography comes under your syllabus that is related to GS पेपर सेकंड. तो आपके सिलेबस में GS पेपर सेकंड में जियोग्राफी पार्ट है और यहाँ पर हम लोग सबसे कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू लेयर्स ऑफ द अर्थ. और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कोर, मेंटल और क्रस्ट की. तो कोर, मेंटल और क्रस्ट ये क्या है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपर लेयर है, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, दैट इज क्रस्ट एंड दिस इज अप टू 35 किलोमीटर. इज इट क्लियर? इसके बाद में आता है मेंटल. तो मेंटल का जो क्षेत्र है किलोमीटर्स में दैट इज 35 टू 2900 किलोमीटर, राइट. और इसके बाद में जो पृथ्वी का सबसे इनर पॉइंट है दिस वन, इट इज 6375 किलोमीटर. इसका मतलब ये हुआ 2900 किलोमीटर्स टू 6375 किलोमीटर्स. दिस इज अ रेंज वेयर कोर विल बी देयर. कोर, तो कोर को हमने कितने पार्ट में बांटा है? आउटर कोर और इनर कोर. ठीक है, तो कोर को हमने दो भागों में बांटा हुआ है. जैसे जैसे पृथ्वी में हम लोग अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है. तो यहां पर देखिए, जैसे इनर कोर के सेंटर पॉइंट पर आएंगे तो आपको टेम्परेचर मिलेगा 6000 केल्विन. और एक और बात जो कि हम लोग यहां कनेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए ये सन है, तो सन का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, सन्स आउटर मोस्ट पार्ट हैज ऑल्सो 6000 केल्विन टेम्परेचर. तो सन के सबसे बाह्यतम पार्ट में भी 6000 केल्विन टेम्परेचर. इससे कि ये पता चलता है कि जितने भी ये ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं सन से ही बने हैं. ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स आए हैं. सन के सेंटर में जो टेम्परेचर है वो है दैट इज अराउंड 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज द टेम्परेचर इन द सेंटर पार्ट ऑफ द सन. और पृथ्वी के सेंटर में 6000 केल्विन और आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन 6000 केल्विन. इज इट क्लियर? जैसे जैसे पृथ्वी में अंदर जाते जा रहे हैं, देखिए टेम्परेचर पहले यहां पर था 0 डिग्री, क्योंकि क्रस्ट की बात कर रहे हैं. उसके बाद अंदर गए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 3700, फाइनली इनर कोर में जाएंगे 6000 केल्विन. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी यहां पर समझने में मदद करेगा. लेकिन इससे पहले हम लोग एक पॉइंट को और डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्रस्ट है उसे हम लोग सियाल के नाम से भी जानते हैं, मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं क्रस्ट में. उसके बाद में बात करें तो मेंटल में सबसे ज्यादा हमें मिलते हैं सीमा, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम. और जो कोर है इसमें पाई जाती है निफे. निफे का मतलब है निकेल एंड फेरस. तो ये मटेरियल, तो इसीलिए हम जो क्रस्ट होती है उसको सियाल, मेंटल है उसे सीमा, इसे सीमा लिखेंगे, Mg लिख दिया है. वैसे Mg ही होता है मैग्नीशियम, बट सिलिकॉन आप Ma को याद रखें, सीमा. और उसके बाद में है निफे. इज इट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. अब देखिए, इसके बाद में टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे जा रहा है घटता चला जा रहा है. इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनर कोर है वो सॉलिड है. मतलब जो पृथ्वी के अंदर हमने कोर पार्ट देखा, इनर कोर सॉलिड है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो देखिए, पृथ्वी की जो अपर लेयर्स हैं इनका जो बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, बहुत ज्यादा जो घनत्व है, प्रेशर हो गया है, उसके कारण क्या होता है, अल्टीमेटली यहां पर इनका घनत्व बढ़ जाता है. और इस कारण 6000 केल्विन पर भी सॉलिड लेयर दिखाई देगी इनर कोर में, जबकि यहां पर तो निकेल और फेरस को भी लिक्विफाइड हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि ऊपर से घनत्व, डेंसिटी काम कर रही है. सेकेंड पॉइंट, यहां पर जो आउटर कोर है वो मॉल्टेन है, मतलब पिघली हुई अवस्था में. अब यदि आपसे कोई ये प्रश्न पूछ ले कि पृथ्वी पर मैग्नेटिज्म, मतलब चुंबकत्व का कारण क्या है, तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना होगा
कि सॉलिड इनर कोर है, लेकिन पृथ्वी हमेशा रोटेट करती है, और जो ये मॉल्टन आउटर कोर है ये द्रवित है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर लिक्विफाइड अवस्था में मिलेंगे, और कंपैरेटिवली ये इनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, तो ये लिक्विफाइड अवस्था में अर्थ के रोटेशन के साथ में मूव करती है, और इसके मूवमेंट के कारण पृथ्वी के अंदर ये जो घूर्णन हो रहा है इसके कारण उत्पन्न होता है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। यदि पृथ्वी पर यह मैग्नेटिज्म नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होता। वाई? बिकॉज जो सन से सोलर फ्लेयर्स आते हैं, जो बहुत ही ताकतवर प्लाज्मा आते हैं, वो पृथ्वी के नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल में जाकर टकराते हैं, जिसे ऑरोरा बोर्जियोलिस कहते हैं नॉर्थ पोल में, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस हम लोग कहते हैं साउदर्न पोल में। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैग्नेटिज्म का कारण आपको समझ में आ गया है कि मॉल्टन आउटर कोर के कारण पृथ्वी पर मैग्नेटिज्म है। इज इट क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहता हूं यहां पे, कि ये पॉइंट हमेशा आप याद रखेंगे कि मानव अब तक पृथ्वी के केवल और केवल 14 किलोमीटर तक ही अंदर जा पाया है एट मैक्स। 14 किलोमीटर ही हमने मैक्सिमम ड्रिल किया है पृथ्वी में, और वो भी कहां पर? साउथ अफ्रीका की जो हीरे की खानें हैं वहां पर। इससे ज्यादा गहराई में, मतलब ये तो क्रस्ट भी, हम लोग क्रस्ट के भी अंदर नहीं जा पाए पूरी तरह से, क्योंकि कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होती है, महाद्वीपीय प्लेट, उसमें क्रस्ट की रेंज होती है 35 किलोमीटर। और यदि हम लोग बात करें कि जो महासागरीय ओशियनिक प्लेट हैं, उनमें जो क्रस्ट का रेंज होता है वो 5 से 10 किलोमीटर माना जाता है। मतलब जो महाद्वीपीय प्लेट हैं उनकी जो विड्थ है वो ज्यादा है, और महासागरीय प्लेटों की जो विड्थ है ओशियनिक प्लेट्स की वो कम है, एज ए क्रस्ट के रूप में। इज इट क्लियर? तो जब हम केवल 14 किलोमीटर ही जा पाए हैं, तो हाउ वी कैन प्रिडिक्ट कि भाई मेंटल इस प्रकार का होगा, यहां पर ये मटेरियल मिलेगा, मॉल्टन आउटर कोर होगा, सॉलिड इनर कोर होगा। तो हमने बहुत सारे एंडोजेनिक फोर्सेस की मदद से एक प्रिडिक्शन किया है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। और इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जापान की जो एरोस्पेस एजेंसी है जाक्सा, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसने हायाबुसा 1, हायाबुसा 2 भेजे, और ये एस्ट्रॉइड से पार्टिकल लेकर आ रहे हैं। उससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी का कोर किस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रॉइड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो कहीं ना कहीं उनका जो पार्ट है वो लगभग पृथ्वी के सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि हम पृथ्वी पर ऐसा स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन यस, जापान एक रिसर्च कर रहा है और ये पृथ्वी के एक पॉइंट से इंसर्ट करेगा, ठीक है, ड्रिलिंग करेगा, और इससे केंद्र तक पता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत कॉस्टली अफेयर है। इज इट क्लियर? तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ। क्रस्ट की मैंने आपको बात बता ही दी है। मेनली आप लोग याद रखेंगे 35 किलोमीटर फॉर कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड 5 to 10 किलोमीटर फॉर ओशियनिक प्लेट। ठीक है, थिकनेस जो है ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल की अलग अलग है। जब हिमालयन रेंज की बात करें तो इट इज 70 to 100 किलोमीटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इंडो प्लेट टकराई, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्लेट तेजी से मूव कर रही हैं वो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, राइट। तो जो इंडियन प्लेट है वो पर ईयर 3.7 सेंटीमीटर पर ईयर, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट अराउंड 5.5 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से मूव कर रही। और इसीलिए क्या हो रहा है, जो इंडियन प्लेट है, राइट, दिस इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड दिस होल प्लेट, ये लगातार स्ट्राइक कर रहा है, कोलाइड हो रहा है, और इसी कारण से हिमालयन रेंज की हाइट लगातार बढ़ती जा रही है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीमेंट ऑफ द हाइट? बिकॉज आज भी इंडियन प्लेट टक्कर मार रही है यूरेशियन प्लेट को और लेंथ बढ़ती जा रही है। तो हिमालय ऊपर भी है उतना ही नीचे भी है, क्योंकि जो चीज जितनी ऊपर होगी उसको इतना ही बेस चाहिए होगा।
तो यहां पर 70 to 100 किलोमीटर ये थिकनेस है क्रस्ट में। इज इट क्लियर? और जो क्रस्ट है, यदि हम लोग वॉल्यूम आयतन की बात करें तो क्रस्ट चूंकि ऊपर वाला पार्ट है, घनत्व भी कम है, तो ऊपर वाले पार्ट होने की वजह से ये कंपैरेटिवली, क्योंकि किलोमीटर्स में बात करें 35 है, जबकि सेंटर इज अराउंड 6375, केवल 35 किलोमीटर, तो ये 0.5 to 1% है पूरे अर्थ के वॉल्यूम का। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये है कि क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो 2.8 to 3 है। अब आप बोलेंगे डेंसिटी कैसे मेजर किया जाता है? पानी का जो घनत्व है वो 1 माना जाता है, इससे तुलना की जाती है कि कोई वस्तु कितनी ज्यादा भारी होगी घनत्व के तौर पे। तो यहां पर डेंसिटी में 2.8 to 3 ये आपको याद रखना है, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सियाल। इज इट क्लियर? और उसके बाद में मैग्नीशियम की जो प्लेट आएगी वो हैवियर होगी। और आप याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कभी प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ओशियनिक प्लेट टकराती है कॉन्टिनेंटल प्लेट से, ओशियनिक प्लेट ज्यादा हैवी होती है क्योंकि उसमें मैग्नीशियम भी होता है, ठीक है, सिलिकेट, सिलिका एंड मैग्नीशियम। जब वो हैवी होती है तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, दिस वन इज कॉन्टिनेंटल एंड दिस वन इज ओशियनिक, तो जब ये टकराएंगी तो कॉन्टिनेंटल प्लेट नीचे चली जाती है, ओशियनिक प्लेट वहीं रहती है। और इसी कारण जब जैसे ही मटेरियल, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है आपके लिए, कि ये मान लीजिए कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दिस वन इज ओशियनिक प्लेट, यहां पर ये सबडक्ट हो गई, और इसके कारण से क्या होता है, जो एस्थेनोस्फीयर और गर्म लावा है वो बर्न होता है, फाइनली यहां पर वॉल्केनोज बन जाते हैं। इसीलिए दिस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसी से हमें समझ में आता है कि जो रिम है, पूरा का पूरा जो वॉल्केनिक रिम है पैसिफिक ओशन में, उसके पीछे कारण क्या है। तो हम लोग अभी कॉन्टिनेंटल जो प्लेट थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिसे अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था, उसको भी हम लोग लास्ट में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? मेंटल की बात करें तो यहां पर हम लोग मोहो डिस्कंटिन्यूटी, रैपिड कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, इनको हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें एक एस्थेनोस्फीयर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे वाला जो भाग है ना, लगभग 400 किलोमीटर का, ये एस्थेनोस्फीयर है, राइट। और एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, ये प्लास्टिक या जेली टाइप होता है, और यहां पर लगातार जो है ना, या तो इस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है या फिर इस प्रकार का। यदि इस दिशा में ये मूव कर रहा है तो प्लेट्स इस दिशा में मूव करेगी, और यदि यही एस्थेनोस्फीयर में लिक्विड इस दिशा में ऐसे मूव कर रहा है तो ऊपर की जो क्रस्ट पर जो प्लेट हैं, जिनमें से आपको ये बात जरूर पता होगी कि 7 आर द मेजर प्लेट एंड 20 आर द माइनर प्लेट्स। तो 7 मेजर और माइनर प्लेट्स ये जो लगातार मूव कर रही हैं, जिसमें से मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और उनकी स्पीड, तो ये कहीं ना कहीं इस एस्थेनोस्फीयर जेली शेप, ये जो अपर पोर्शन है मेंटल का क्रस्ट के जस्ट नीचे, वो एस्थेनोस्फीयर कहलाता है, जो कि प्लास्टिक लाइक मटेरियल है। इज इट क्लियर? लिक्विड है, और यहीं से लावा, वॉल्केनोज और जो मैग्मा होता है वो इसी का एक पार्ट है। तो हम लोग बात करें कि जो डेंसिटी है, राइट, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कि जो 10 से लेके 200 किलोमीटर वाला रीजन है, इसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो 3.3 to 5.5 ये है घनत्व, डेंसिटी। जैसे जैसे नीचे जाएंगे पृथ्वी में, टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर वाली प्लेट्स प्रेशर कर लगा रही है, राइट। तो देखिए वॉल्यूम वाइज बात करें पूरी पृथ्वी की, तो ये जो मेंटल है इसमें 83% वॉल्यूम ये कवर करता है, और 68% ऑफ द टोटल मास, क्योंकि काफी हद तक मास जो है कोर में भी शामिल है, क्योंकि कोर जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसका मास ज्यादा हो जाएगा। यस और नो? आई थिंक ये सारी बातें क्लियर है, ये बेसिक फिजिकल कॉन्सेप्ट भी है साथ में। सो मेंटल हैज बीन फॉर्म लार्जली ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, और उसमें याद रखना कि आपको सियाल याद रखना है, सियाल, और यहां पर सिमा, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। एस्थेनोस्फीयर 400 किलोमीटर तक है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए।
अब हम लोग बात करें सबसे इनर पार्ट की, और हमने मैग्नेटिज्म को भी समझा था। तो 2900 से लेकर 6375 किलोमीटर, टू बी प्रेसाइज यदि बात करूं तो यही है रेंज, याद रखना, ठीक है। और यहां पर देख लीजिए डेंसिटी, देख लीजिए जो सबसे इनर पार्ट है पृथ्वी के कोर में वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि डेंसिटी घनत्व को मेजर करता है। और यदि आपको पानी का पूछा जाए तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है पृथ्वी पानी का जो घनत्व है वो कितना है भाई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो निफे हमने समझ ही लिया। अब ये वॉल्यूम के परसेंटेज कई बार फैक्चुअल तौर पे पूछे जा सकते हैं। तो वॉल्यूम 16% पूरे पृथ्वी का एंड 32% ऑफ टोटल मास ये कोर ग्रैब करता है, रखता है। और यहां पर देखिए क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा है, अपर और लोअर क्रस्ट, है ना। क्रस्ट को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो देखिए जो ऊपर वाला मटेरियल नीचे वाले मटेरियल से अलग होगा। तो ये जो इनके बीच में लाइन है जो कि लगभग दोनों के फीचर्स को रखेगी, इसे हमने एक नाम दिया है, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, असततता। क्योंकि यहां पर तो एक जैसी चीज मिलेगी, लेकिन यहां पर अलग मिलेगी। तो ये दोनों की कॉमन पार्ट होगी। तो कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में। इज इट क्लियर। मोहरविक डिसकंटिन्यूटी जो है इट इज बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए क्रस्ट के अंदर तो सबसे पहले कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, अपर एंड लोअर क्रस्ट। उसके बाद जो ये यहां पर यदि मैं बोलूं ये लोअर क्रस्ट है, ये अपर मेंटल है। तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी है। और एस्थेनोस्फीयर ये 400 किलोमीटर का जो रेंज है वो एस्थेनोस्फीयर है। और ये यहां पर जेली शेप लिक्विड, और इसके ऊपर जो हमारी जिस पर हम रह रहे हैं वो प्लेट्स लगातार जो है सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। कभी एक समय में आपको पता होगा कि ये जो पूरा पृथ्वी था वो सिंगल कॉन्टिनेंट था, एक कॉन्टिनेंट था, है ना, पेंजिया लैंड जिसे हम लोग कहते थे, और आसपास के वाटर को पेंथेलासा। आई थिंक ये सारी बातें आपने जरूर पढ़ी होंगी। तो रैपिड डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, तो देखिए अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रैपिड डिसकंटिन्यूटी। जिन्होंने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया उनके नाम पर ही इस डिसकंटिन्यूटी का नाम रख दिया गया। तो जो 100 किलोमीटर वाला रीजन है उसे लिथोस्फीयर, उसके बाद जो मेंटल वाला पार्ट है वो मीजोस्फीयर, और बैरिस्फीयर जो सबसे गर्म है वो बैरिस्फीयर। जो लोअर मेंटल है और जो कोर का आउटर वाला भाग है ये लिक्विफाइड था, मैंने आपको बताया था, और यही मूव कर रहा है, इसीलिए मैग्नेटिज्म है। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। आपको ये मिलान मैच के रूप में पूछ सकता है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। तो आपको ये मैच के रूप में पूछ सकता है कि कौन सा इसमें से गलत है, मैच इट करेक्टली। तो लेमन, अल्टीमेटली लेमन किसके बीच में, आउटर कोर जो कि लिक्विड है, इनर कोर जो कि सॉलिड है, वो लेमन डिसकंटिन्यूटी। आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी एकदम। और यहां पर जो अल्फ्रेड वैगनर है उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताया, और इनके नीचे वाला जो पार्ट है वो एस्थेनोस्फीयर। तो लगातार नीचे, यदि मान लीजिए ये एस्थेनोस्फीयर है नीचे वाला पार्ट, ये ऊपर वाली प्लेट है मान लीजिए इंडो प्लेट, तो एस्थेनोस्फीयर यदि इस प्रकार मूव कर रहा है तो ये प्लेट इस प्रकार मूव करेगी ऊपर। तो इंडियन प्लेट लगातार ऐसे मूव कर रही है, कितनी स्पीड से, 3.7 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से। ऑस्ट्रेलियन प्लेट और भी तेजी से मूव कर रही है, और इसीलिए हिमालयाज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो टोटल माइनर प्लेट्स कितनी हैं, 20, और मेजर प्लेट कितनी है, 7 प्लेट्स। जैसे यूरेशियन, जैसे नॉर्थ अमेरिकन, है ना, जैसे साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। और जो नाज़का है ये स्मॉल प्लेट्स हैं, स्कोशिया प्लेट्स, दीज आर माइनर प्लेट्स, ठीक है। आई थिंक ये पूरा पिक्चर आपको क्लियर हुआ होगा।
और आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव भी क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक पृथ्वी को प्रॉपरली अध्ययन किया नहीं है। इनर कोर में हमने ये सब प्रिडिक्शन दिए और इसको रिसर्च करने के लिए आजकल हम क्या कर रहे हैं, स्पेस में इसके सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसके अलावा जापान और अमेरिका देश लगातार पृथ्वी में ड्रिलिंग के प्रोसेस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और इससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी। इसके अलावा जो पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं, उनकी मदद से भी हमको काफी हद तक समझने में मदद मिलती है कि कौन सी प्लेट लिक्विफाइड है, एस्थेनोस्फीयर लिक्विड है या नहीं है। तो आपको यहां पर कॉन्सेप्ट आता है पी वेव, एल वेव और एस वेव, और उनकी मदद से हम रीड करते हैं कि कौन सी प्लेट लिक्विफाइड है, कौन सी सॉलिड है, डेंसिटी, टेम्परेचर, दीज ऑल आर द फैक्टर अफेक्टिंग, राइट। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा एक लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ऑक्सीजन। तो जो क्रस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपको लास्ट पॉइंट में चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ऑक्सीजन जो है 46.60% है क्रस्ट में, आउटर मोस्ट पार्ट में। उसके बाद में है सिलिकॉन और फिर है एल्यूमिनियम। इज इट क्लियर? लेकिन ये तो केवल क्रस्ट की बात की। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा आयरन। और ओवरऑल, क्योंकि ये तो केवल क्रस्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज द फिगर रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली क्रस्ट, बट मैं होल अर्थ की बात करूं तो फेरस सबसे ज्यादा होगा 35% के साथ। इज इट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्त, गॉड ब्लेस यू ऑल।